हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो बेहद बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि उत्सव ऑनलाइन पहले से ही आप लोगों की टीम सामने आ गई थी, अब सेलिब्रेशन हो गया था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आवर ऑफलाइन बैचेस आल्सो कंटिन्यू एंड आवर उत्सव टीम आर रेडी टू वेलकम यू। अच्छा, तो अब ऐसे आप सोचेंगे सर जो उत्सव ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए हम उत्सव ऑनलाइन के लिए आज से बैच स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। काफ़ी दिन से प्रीमियर लग रहा है कि फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी आ रही यार, कई लोग मैसेज किए, पर्सनल व्हाट्सएप कमेंट किए। तो उसके लिए क्या है, अब आपको इंतज़ार नहीं करना है। अब आपकी तीनों क्लासेस PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आज मेरी पहली क्लास बायोलॉजी पे बेसिक होगी, ठीक है। तो आप लोग बेहद खूबसूरती से यहाँ पढ़ेंगे, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे उससे एडवांस वर्जन। और जो लोग यहाँ आ सकते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, जैसे कि हमारे कई लोग जो है इस समय साथ में जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग। और जो बड़े लोग मुझे देख रहे हैं तो वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बच्चों का प्यार और बड़े लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ये उत्सव एजुकेशन टीम इस तरह ग्रोथ करती रहे। और आपके पास जैसे भी है वैसे हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास ऑफलाइन नहीं पहुंच रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन है, जिसके लिए ऑफलाइन भी है उसके लिए दोनों सही है। भाई आप ऑफलाइन भी पढ़िए ऑनलाइन भी पढ़िए, आपका मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास। तो आज देखिए, आज आप जैसे थंबनेल्स में देख चुके होंगे, तो लेक्चर का नाम होगा 0 माइलस्टोन। मतलब आपकी क्या है, आपकी जर्नी जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। मतलब आप 0 से हीरो बनने जा रहे हैं। मतलब बायोलॉजी में अगर आपको बी नहीं आता है, बी क्या ए भी नहीं, मतलब बायोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, तो उसको भी आज आप सीखेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे मैं एज अ नीट का टीचर या एजुकेटर जो भी आप बोल सकते हैं, आपका दोस्त कुछ भी बोलिए। तो जैसे आता हूँ तो नीट के बारे में डायरेक्ट ही फोकस करने लगते हैं। जो चैप्टर्स होते हैं उसको शुरू कर देते हैं। भैया 11th NCERT पढ़ा रहे हैं तो द लिविंग वर्ल्ड या फिजियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 12th में ऐसे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या करेंगे, वैसे नहीं शुरू करेंगे। जैसे मुझे कोई बच्चा जो 10th पास करके भी देख रहा है उसका भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसने अभी 11 में कदम रखी है। या जो रिपीटर हो उसका समय भी नहीं बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि भाई वो अगर समय मुझे दे रहा है वीडियो के लिए तो उसका समय भी क्या हो, नहीं बर्बाद होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिले। तो इसीलिए आज जो चैप्टर का नाम है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी या बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं ना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप 10th के बाद जब आप साइंस की स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस के बारे में आपको उतना फील नहीं होता। जैसे आपको क्या होता है, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो मैथ लिया रहता है वो PCM पढ़ना शुरू कर देता है, मैथमेटिक्स। तो उसको क्या होता है, उसको कभी ये फील नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होता है पढ़ लेना, थ्योरेटिकली पढ़ते रहना, नंबर ला लेना, वो अलग बात होती है। एक होती है चीज़ों को फील लेना, फील लेके पढ़ना, वो अलग बात होती है। जैसे क्या होता है, जब आप, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ तो जैसे आपको प्यास लगी है, पानी प्यास लगी है, और आपके सामने एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा हो या पानी ऐसा हो जो अनअवेलेबल हो, और आपसे कहा जाए, आपको ज्ञान दिया जाए कि बच्चों अरे यार क्या आप भटक कहाँ रहे हैं, ये पूरा दुनिया जहाँ भी देखो वहाँ पानी है। अर्थ जो है पूरा जो है इतने % पानी है, और हमारी बॉडी भी 70 to 90% पानी से मिलके बनी हुई है, ठीक है, बर्फ़ भी पानी है। तो ये ज्ञान है, ज़बरदस्ती वाला ज्ञान है। जब तक आपको पानी पिलाया नहीं जाएगा तब तक आपको फील नहीं होगा। तो इसी तरह होती है हमारी पढ़ाई, चीज़ें आपको सिर्फ बता दी जाती है लेकिन वो फील नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप एकदम मतलब स्टडी को फील लेके पढ़ेंगे। तो साइंस क्या होती है आज तक आपको यही नहीं पता है क्या, सीधा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब ऐसे पढ़ाते शुरू कर दी। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। जैसे आप देखिए 10th पास किए हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बायो की तरफ मूव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैथ की तरफ। भाई किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, किसी का होता है इंजीनियरिंग बनने का। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होती है, ठीक है, मैथ और बायो। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। आपने बायो लिया, आप मैथ लिए नहीं, लेकिन क्या होता है तो आपको पढ़ा जाए ना बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें के अंदर आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, फिर होता है कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं बेसिक मैथ, वो आपकी कहीं ना कहीं अप्लाइड होती हैं पूरी फिजिक्स में। इसी तरह जो ये चैप्टर है ये पूरे बायोलॉजी में आपका इंक्लूड होगा। कैसे, जो आपके 22 चैप्टर 11th NCERT में है और जो 16 चैप्टर आपके 2nd NCERT में है। टोटल 38 चैप्टर, ये पूरे 38 चैप्टर का क्या है, क्लू है। अगर आप इसको पूरे चैप्टर भी नहीं पढ़े होंगे, अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये पूरा आपके क्वेश्चन निकलने के चांस रहेंगे। और अगर आपको जो है ये सब चीज़ें एज इट इज़ भी मिल जाएंगी और आपको आगे भी काम देंगे। तो इसलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी या बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो हमारी हेडिंग रहेगी, लेकिन उससे पहले
इस बायोलॉजी से समझने से पहले मैं साइंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग आते हैं बस बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिजिक्स वाले आते हैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो सही, वो अच्छी बात है, आप टाइम सेव करिए, आप पढ़िए। लेकिन कोई अगर 10th का बच्चा देख रहा है, 11th में पहुँचा है, उसको पहली बार पढ़ना है, तो उसको साइंस के बारे में भी सिखाना चाहिए ना, साइंस क्या होती है उसको समझना चाहिए, बेसिक फ्रेम बनना चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंस के बारे में सोचते हैं कि हम लोग साइंस लिए हैं, तो जैसे आप 10th के बाद साइंस चूज़ कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो भी आपका सपना हो अच्छे से आप करिए और आप मेहनत करिए। देयर इज़ अ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, आप मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग कहते हैं कुछ लक होता है, ठीक है, मैं लक को मानता हूँ 5%, लेकिन अगर आप 95% मेहनत करना बंद कर देंगे तो 5% लक कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस स्टडी करना है, या नीट जेई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर जैसे मैं कह रहा था कि साइंस, जैसे आपने 10th के बाद साइंस लिया, तो अब आपको थोड़ा सा ये होता है कि साइंस के बारे में कुछ बताया नहीं, या साइंस के बारे में जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, उसमें देखते रहेंगे, रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पता वो सीख लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। मैं उन लोगों को मान के चल रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा पता है, ज्ञानवती धाराएँ, उनके लिए जो है अभी थोड़ा सा लेक्चर कुछ स्किप करके देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता वहीं से चलते हैं। देखिए साइंस वर्ड लैटिन भाषा से निकला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये लैटिन वर्ड से निकला, ये ग्रीक वर्ड से निकला, तो उसी तरह कंट्री जो है लैटिन वर्ड से निकला। किसमें? तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द साइंस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। उसका क्या मतलब? जिसका मतलब हो कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड में कौन सा? साइंटिया। इसका क्या मतलब होता है? टू नो या नॉलेज। क्या होता है इसका मतलब? होता है नॉलेज। एक कहीं कहीं लिखा रहता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। एक्चुअली वो जो टू नो वर्ड है उसमें लैटिन का मतलब होता है शिष्य, SCIERE, ये होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है साइंटिया या शिष्य, वो वर्ड होता है तो किसी चीज़ का नॉलेज या टू नो। तो सर अब एक बात यहाँ निकल के आएगी, सर किस बात का नॉलेज? तो दैट नॉलेज विच इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से, लगातार कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन से या किसी चीज़ के एक्सपेरिमेंटेशन से आता है, वैसा नॉलेज कहलाता है आपका विज्ञान यानी साइंस। देखिए कैसा नॉलेज गेन थ्रू। अब देखिए आप इसको डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, जो लोग लिखना है वो लिख सकते हैं। द साइंस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज या टू नो। ठीक है, अब कैसा नॉलेज, ये क्वेश्चन बनता है। नॉलेज तो ठीक है सर, लेकिन कैसा नॉलेज है भाई? किसी अलग अलग प्रकार का नॉलेज होता है। जो अध्यात्म का नॉलेज है, भगवान के बारे में, गीता, कुरान, बाइबल जो भी है उसके बारे में नॉलेज है, तो वो भी एक प्रकार का नॉलेज है। लेकिन कैसा नॉलेज है? वो अलग चीज़ का, अलग टाइप, वो अध्यात्म का नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। यहाँ पे किस टाइप का नॉलेज, उसकी डिपेंड। देखिए नॉलेज किस टाइप का नॉलेज है? नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, ब्लैक से लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज गेन्ड हुआ है, एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ऐसा नॉलेज जो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आता है, उसे कहते हैं आप साइंस। देखिए साइंस वर्ड अभी तक आप मतलब कितने मिथ या कुछ भी कैसे जी रहे थे, मैं वो नहीं जानता हूँ। जिसको बहुत अच्छे से पता है भाई, इससे भी अच्छा बेटर पता होगा, लेकिन ये आपके लिए फुलफिल है, मतलब ये आपका काम का है। बस अगर आप इतना जानते हैं, जैसे अगर कोई बच्चे को अगर डेफिनेशन लिखनी है, अगर वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको कैसे, जैसे लिखा है आपके क्वेश्चन आगे डिफाइन साइंस, तो आप कैसे बताएंगे? साइंस ओरिजिनेट बेसिकली फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन साइंटिया मीन्स क्या होता है? नॉलेज या टू नो। तो अब सर क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का नॉलेज? तो नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यही होती है साइंस। ये तो रही एक बेसिक डेफिनेशन साइंस की। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे साइंस का मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन आपके बाद साइंस के कितने पार्ट्स हैं, और साइंस नेचुरल फिलॉसफी क्या है, वो सब चीज़ें देखते हुए आपका यही चलेगा। तो ये रहा बेसिक डेफिनेशन। साइंस लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुई, हमारे साथ बोलेंगे, साइंस लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुई, जिसका मतलब होता है साइंटिया, उसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। अब किस प्रकार का नॉलेज सर? तो द नॉलेज विच इज़ कंटिन्यूसली कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई भी वैज्ञानिक होता है,
वो किसी चीज़ की डिस्कवरी करता है, ठीक है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की डिस्कवरी किए, ठीक है, 999 टाइम, ठीक है, इतने टाइम वो फेल हुए, उसके बाद उन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की, ठीक है। तो उन्होंने कैसे करी, कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करते रहे, फिर उसको एक्सपेरिमेंटेशन में लाए, उसके बाद उनका बल्ब जला। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, यही एक प्रकार का नॉलेज है और जो साइंस में एग्जिस्ट करता है, साइंस, ठीक है। तो इसलिए ये साइंस की एक बेसिक डेफिनीशन। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी में जो है इसको विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, बिल्कुल विज्ञान कहते हैं। तो सर इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे विज्ञान? देखिए वहाँ पे नॉलेज वर्ड था ना, अभी एक पकड़िएगा जिसका मतलब सेंटिया का मतलब होता है नॉलेज, कि यही लिखा था, देखिएगा सर यही लिखा था, साइंटिया का मतलब नॉलेज था लैटिन भाषा में। विज्ञान, देखिए विज्ञान, वी शब्द और ज्ञान शब्द दो अलग करिए। विज्ञान इसका मतलब होता है विविध, विविध, या इसी को कहते हैं विशिष्ट, विशिष्ट, विविध या विशिष्ट। विविध मतलब होता है डाइवर्स, विशिष्ट मतलब स्पेशलाइजेशन, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्ञान। मैंने बताया था अगर आपको स्पिरिचुअल ज्ञान है, जैसे धार्मिक चीज़ों के बारे में ज्ञान है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वो साइंस नहीं, वो अलग प्रकार का साइंस होता है। देखिए साइंस बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको एज एक वर्ड में डिफाइन करना संभव नहीं है, ठीक है। तो वो विविध ज्ञान, डाइवर्स ज्ञान आपका क्या है, विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप इंग्लिश से रिलेट कर पा रहे हैं हिंदी को। देखिए नॉलेज का मतलब भी ज्ञान होता है हिंदी में, तो विशिष्ट या विविध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, जो लैटिन वर्ड साइंटिस्ट से निकला था, जिसका मतलब भी नॉलेज था। तो देखिए कहीं ना कहीं इंग्लिश से नॉलेज ज्ञान और विविध ज्ञान, ये भी पूरा विज्ञान को ही डिफाइन करता है। और इंग्लिश में साइंस को हिंदी, इंग्लिश से जो साइंस है उसको हिंदी में विज्ञान ही कहते हैं, ठीक है सर। थोड़ा सा जल्दी हो गया होगा तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं वीडियो को, अगर स्लो है तो आप तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके यूट्यूब में ये फैसिलिटीज़ है कि आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5, 1.75 × 2x, जो भी आपकी इच्छा, या आप घटा भी सकते हैं 0.75, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक डेफिनीशन साइंस के बारे में। तो ये रहा जनरल साइंस, जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो हम लोग शुरू में देख लिया, ठीक है। ये डेफिनीशन आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, या बेसिक फ्रेम बनाने के लिए। जैसे अब कंपटीशन का बच्चा सोचेगा ये किस काम का है, ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ मैं, एज इट इज़ डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इसी ज्ञान से आता है। अब आगे आते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे अब हम लोग ये पढ़ लिए साइंस, इसके बारे में बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग करेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ साइंस, क्या है, कितने पार्ट में इसको बेसिक डिवाइड किया गया, साइंस डिवाइडेड इनटू मेनली डिवाइडेड इनटू, मेनली डिवाइडेड जोड़ लो, और बाकी अगर देखो आधार की किस बेसिस पे बांट रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे, लेकिन हम मेनली इसको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स। पहला है साइंस, आपका पहला है, ये साइंस पहला है आपका, देखिए इधर बायोलॉजिकल साइंस, और एक है आपका फिजिकल साइंस, जिसे आप फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, फिजिकल साइंस, और एक है फंडामेंटल साइंस, इसी को फंडामेंटल कहते हैं, फिजिकल को ही फंडामेंटल कहते हैं। देखिए बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ इनएनिमेट लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ये लिविंग के बारे में डिफाइन करता है, ये नॉन लिविंग एनएनिमेट, ठीक है, उसे इनएनिमेट एनएनिमेट कहते हैं, वो आप छोड़ दो, लिविंग को ही कहते हैं। लिविंग को इनएनिमेट, नॉन लिविंग को अनएनिमेट कहते हैं, नॉन एनिमेट, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ लिविंग एंड लिविंग फिनोमिना, एंड फिजिकल साइंसेस डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग फिनोमिनाज। तो ये उसके बारे में डिफाइन करती है। तो बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, साइंस दैट डील्स विथ लिविंग एंड लिविंग फिनोमिना। ठीक है, लिविंग और लिविंग फिनोमिना के साथ जो डील साइंस होती है उसे हम लोग, ये साइंस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आती है। अब एक होती है फिजिकल साइंस, तो ये साइंस जो है डील्स करती है, डील्स विथ, पूरा आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग फिनोमिना। अब आप कहेंगे एक बात
कि सर हम लोग तो पढ़ते हैं 3 साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप यहाँ 2 ही भागों में बांटे हो, ऐसा कैसा? बच्चा देखो, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और पूरा फिजिकल के अंदर आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी आती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल बेसिकली बायोलॉजी, और इसके अंदर आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ड से फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 साइंस बेसिकली जो डील्स होती हैं ये किस में आ जाती हैं? आपके फिजिकल या फंडामेंटल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर ये होती है। अब हम बायोलॉजिकल को फिर से 2 भागों में बांट देंगे, एक आपकी जूलॉजी दैट डील्स विथ एनिमल एंड बॉटनी दैट डील्स विथ प्लांट्स, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की हो जाएंगी फिर से, और ये हो गया ये। जैसे अब देखिए यहाँ पे टीचर क्या है, जैसे जो आता है, जैसे अब आपका ये पूरी साइंस जो है बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। अब फिजिक्स का टीचर यहाँ शुरू करें, केमिस्ट्री यहाँ से, मैथमेटिक्स सबका यहाँ से, बायोलॉजी यहाँ से। तो एज वी आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बायोलॉजी से, ठीक है। ये आपकी रही बेसिक डिमांड। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे, इधर बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं इससे डील हो जाएंगे। और नहीं, देखिए क्या कभी कभी क्या होता है, नॉलेज गेन या नॉलेज चेक, क्या आप कुछ भी कह सकते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया, कहता है कि फादर ऑफ साइंस किसको माना जाता है? भाई बहुत पुराना क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आती वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं लिख रहे हैं थ्योरेटिकली, बहुत बड़ा पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, साइंस के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से और मार्क्स मिले, इससे बोर्ड के स्टूडेंट। और भाई पूछा नहीं जाता, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हैं तो आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। तो साइंस के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस है आपके गैलीलियो गैलीली। क्या है? ओवरऑल साइंस के जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। अगर बायोलॉजी पूछता है तो आप बताएंगे एरिस्टोटल, अरस्तु को। जूलॉजी वो भी एरिस्टोटल, यानी बॉटनी के लिए अलग है, वो है थियोफ्रेस्टस, डोंट वरी लिखाता हूँ। केमिस्ट्री के लेवोसियर, फिजिक्स के आइजैक न्यूटन, मैथमेटिक्स के आर्किमिडीज, ठीक है। आइए देखते हैं, साइंस है, इसके फादर ऑफ साइंस कौन है? फादर ऑफ साइंस ये हैं आपके गैलीलियो गैलीली। अच्छा, बहुत लोगों को क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं ये नहीं कहता वो पढ़े लिखे, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे उनके, नीट में अच्छे एग्जाम मार्क्स आए होंगे, जो बायोलॉजी साइंस 12th 11th में लिए थे उनके मार्क्स बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें हो जो दिमाग से स्किप कर जाती हैं, कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत किताबें पढ़ने के बाद ये मैंने इतना निचोड़ निकाला कि जो आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी किताबें पलटने की ज़रूरत नहीं यहाँ हमें, ठीक है, परेशान नहीं हुई, सिर्फ पढ़ते रहिए। फादर ऑफ साइंस माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। गैलीलियो गैलीलियो एक सेकंड, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, गैलीलियो गैलीली कैसे फादर ऑफ साइंस माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए, फादर ऑफ साइंस हो गए। इसके बाद आप बायोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं आपके, बॉटनी है, एक जूलॉजी है, ठीक है। इस बार तो नीट का पेपर भी इसी बेसिस पे है। देखिए अभी यहाँ जनरल साइंस चल रही है, उसके बाद जब मैं नीट के स्पेशली आऊँगा तो उसके बारे में भी आपको पूरा पेपर कैसे आता है, क्या समझाता हूँ, वो समझा रहा हूँ, परेशान नहीं हो भी। बस 10 मिनट आपको कुछ नहीं देखना, साइंस के बारे में झेलना है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप आज सीख लेंगे, ठीक है। एक फादर ऑफ साइंस, अब जिसके अंदर जो भी आ जाएंगे उनके फादर जो भी जनक माने जाते तो लिखा देंगे, अब परेशान ना होना। तो जो हम यहाँ पे ख़त्म किए थे, क्या यहाँ पे ख़त्म किया था? बायोलॉजी, बायोलॉजी ख़त्म किया था, बायोलॉजी। अब उसी बायोलॉजी के अंतर्गत हम चलते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पुनः इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है जूलॉजी आपकी, एक है आपकी बॉटनी। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो सफिक्स है लॉजी है, एक सफिक्स जो लॉजी कहीं भी अगर ये लगा है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी कर रहे हैं उसका शब्द आगे लगा होगा। जैसे बायोलॉजी आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? बायो की, जीव विज्ञान की, साइकोलॉजी, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ लगा रहेगा, आप बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे लॉजी वर्ड लगे रहेंगे। हाँ, एंटोमोलॉजी,
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें क्या है, LOGY लॉजी मतलब स्टडी ऑफ से होती हैं। उसके किसके बारे में पढ़ा था, जूलॉजी। देखिए लॉजी मतलब ZOO जू का मतलब एनिमल, लॉजी का मतलब स्टडी। तो यहाँ किसकी स्टडी करेंगे आप, एनिमल की स्टडी। ZOO जू मतलब एनिमल होता है, ठीक है। जैसे आप चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ एनिमल के देखने के पर्पज़ से जाते हैं ना, ZOO जूलॉजी। तो अब मैं ये बताओ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्या लिखना रहेगा, ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। लेकिन यहाँ पे अगर हम जूलॉजी के बारे में डील कर रहे हैं तो यहाँ हम ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एनिमल, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, लिखिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिए ब्रांच ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं, लेकिन साइंस ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ आ रहा है, बायोलॉजी भी आ रही है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद रहा यहाँ बॉटनी का, तो इसमें लिख लीजिए बॉटनी। देखिए यहाँ पे ये आ गया, अगर आप इसको लिख लिए होंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, तो इसमें इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ एनिमल, ये लिखा ही है, इतना लिख लिए काम हो गया। यहाँ पे लिखना है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with प्लांट्स, किसके, प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ट्री, हर्ब, श्रब, ग्रासेस सब कुछ आ जाएंगे ना प्लांट्स के अंदर। इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान, इसे कहते हैं जीव विज्ञान, और यह है पूरा विज्ञान, ठीक है। ये रही आपकी एक जनरल विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट की मेंटालिटी, जो इतना उसको पता होना चाहिए। अब उसको अगर ये पता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। फादर ऑफ बॉटनी नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पता थी, अब पता होगी, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो उसमें घबराना नहीं है। अभी आज तक आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आ रही थी, अब आज से आप पढ़ लेंगे तो आज से आने लगेगी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको मानते हैं, पूरे बायोलॉजी के फादर अगर पूछते हैं आपसे सीधा क्वेश्चन एक टर्म में, तो ये हैं आपके एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एक हैं जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, इनके फादर का क्या मतलब होता है, फादर मतलब ये नहीं कि मैरिज वैरिज हुई, उनके संतान पैदा हुई तब फादर, भाई इसके कौन से कोई संतान, जिसके बारे में आपको डीप नॉलेज, डीप ऑब्जर्वेशन होती है और पहली बार आप उसके बारे में कुछ डिफाइन करते हैं तो उसको जनक कहने लगते हैं, नहीं फादर कहने लगते, ठीक है। तो इनको बेसिक ज्ञान रहा है, अच्छा ज्ञान रहा, पहली बार इन्होंने कुछ बताया होगा। जूलॉजी को माने जाते हैं वही अरस्तु साहब, एरिस्टोटल। लेकिन अगर बॉटनी का आपसे स्पेशली पूछा जाता तो यहाँ बदल जाता, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ये रहा आपका पूरा ओवरऑल समरी रही साइंस के बारे में। देखता हूँ मैं वहाँ नीचे तक कहाँ तक दिखता है, ठीक है। ओवरऑल समरी रही आपकी, ठीक है। तो दिख रहा है आपको अच्छे से, चलते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो नोट कर लीजिए। अब जो है, अब हम लोग देख लिए जो है साइंस क्या होती है। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी फादर्स लिखने हैं, जानने हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। साइंस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नॉलेज। नॉलेज में कौन सा नॉलेज, द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज अ साइंस। तो अब हमें ओवरऑल पूरी साइंस पता हो गई, तो अब हम लोग साइंस की एक नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख, ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज अ साइंस। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, आप आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर
नोन एज साइंस। देखिए प्रकृति की ऑर्गेनाइज स्टडी ही क्या कहलाती है, पूरी साइंस कहलाती है। देखिए प्रकृति के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, नेचर के अंदर आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट किसे कहा, माउंटेन्स, वाटर, नदियाँ, तालाब, ये सब क्या है आपके इनएनिमेट है। और एनिमेट पौधे, लिविंग, लिविंग में एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक बड़ा आपका एलिफेंट, ब्लू व्हेल, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में भाई बदल जाता है, और एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड, जो दिखता भी नहीं, नेकेड आई से दिखता भी नहीं, उससे लेके पूरा वो क्या लिविंग है। तो पूरी सारी चीज़ें, अब इसी से पूरा नेचर बना हुआ है, ठीक है। एक और बहुत सारी चीज़ होती है जियोलॉजी, जहाँ पे भूगर्भ विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, वो जियोग्राफी का पार्ट है, तो वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें एज वी हैव अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी एनसीईआरटी लिखती है साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब जैसे हम लोग यहाँ साइंस पढ़ने हैं तो केवल इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। साइंस के बारे में आपने देखा, बेसिक देखा। देखिए इसको मैंने साइंस के बारे में पहले डिफाइन किया, फिर क्या डिफाइन किया था, कितने भागों में बांटते हैं, एक बार आप समरी देखिए, 2 भागों में बांटते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक आपकी फिजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल के अंदर आपकी आई थी बायोलॉजी, क्या आई थी, बायोलॉजी, और इसके अंदर आई थी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर फिर 2 भागों में बांटा, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी को फिर से 2 भागों में बांटा, एक थी जूलॉजी और एक थी आपकी बॉटनी, ठीक है। ख़त्म। यहाँ पे इसके लिख लीजिए फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, फादर ऑफ फिजिक्स यहाँ लिख देते हैं ऊपर, फादर ऑफ, यहाँ पे फिजिक्स के आइजैक न्यूटन। देखिए यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक बार अगर आपसे पूछता है नॉर्मल फादर ऑफ फिजिक्स कौन, तो आइजैक न्यूटन बताएंगे, या पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, तो चेंज हो जाएगा, आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन आंसर आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के माने जाते हैं लेवोसियर, जिसने हाइड्रोजन की डिस्कवरी करी थी, बहुत सारी चीज़ों को दिया था केमिस्ट्री में। लेवोसियर जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन एड्स कंपाउंड वगैरह, तो उसमें पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में मैं पढ़ा रहा था, और मैंने जितना दावा किया था दोस्तों उतने सारे क्वेश्चन आए थे, एज इट इज आए थे। जैसे आप केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बहुत सारे चैप्टर मुझसे पढ़े, बायोमॉलिक्यूल्स, कई सारे चैप्टर पढ़े, ठीक है, एस ब्लॉक वगैरह। तो जो भी क्वेश्चन जितने भी नीट के आए हैं, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगाया था कि भाई ये स्क्रीनशॉट था पहले लेक्चर का, उसके बाद आपको 12 सितंबर का पेपर हुआ था, तो एज इट इज आया था, ठीक है। तो विश्वास आप बनाए रखिए, पूरा बहुत अच्छे से एक एक चीज़ होगी। लेवोसियर, इसके मैथमेटिक्स के माने जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़े होंगे आप लोग बायोन्सी में, आर्किमिडीज, आइजैक न्यूटन, लेवोसियर, आर्किमिडीज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये हो गया। इधर बायोलॉजी के, अगर पूरे बायोलॉजी के जनक पूछे तो एरिस्टोटल, इसके भी अरस्तु और इसके आपके थियोफ्रेस्टस। पूरे लेक्चर में ये खत्म हो गया। ये रहा साइंस के बारे में आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, ये रहा बेसिक। एक जब बच्चा 10th पास करके साइंस स्ट्रीम में घुसता है तो उसको ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, और ये चीज़ें उसको क्या हो आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना नहीं पता तो साइंस क्यों पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर में, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में। अब हम लोग अंदर घुसेंगे नीट के प्रिपरेशन के बारे में, और जो बच्चा फाउंडेशन का होगा, या जो बच्चा मतलब अभी बोर्ड के लिए फोकस कर रहा है, उसका भी कल्याण होगा पूरा, उसको लिखने का पूरा एक मौका है। मतलब आप जैसे आप में रिटन क्वेश्चन, अभी तो इस बार बहुत अच्छा है कि जो अभी पेपर होगा आपको, उसमें केवल MCQ आ रहे हैं, बाद में बोर्ड के जो मेन बोर्ड का फर्स्ट टर्म में तो MCQ, सेकेंड टर्म में आपके पूरा आएगा, तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक सेशन है, ठीक है। अब हम लोग मेन हेडिंग डालेंगे, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। क्या है साहब फिलॉसफी? दार्शनिक शास्त्र। फिलॉसफी बहुत बड़ा शब्द है, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी क्या फिलॉसफी, या इसे आप लिख सकते हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, या स्लैश करके बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ये लिखना चाहिए, ये होना चाहिए आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहता हूँ आपसे कि जैसे जब आप पहली बार क्लास लेने गए तो आपकी मैडम ने
जब आप पहली बार, यानी आप बहुत छोटे थे, तो पहले ABCD पढ़ाया, फिर ABCD के बाद उसने पढ़ाया क्या, उन्होंने, मैम ने पढ़ाया पहले ABCD, फिर वर्ड सिखाए, वर्ड ABCD को जोड़ के शब्द सिखाने, वर्ड्स के बाद आपको सेंटेंस सिखाया, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद पूरा लेसन। ऐसा नहीं पूरा लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के उन्होंने सिखाई। इसी तरह जैसे हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, पूरी साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जब तक आपका बेस पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, आपका मन अच्छे से कभी नहीं लग सकता स्टडी में, और ना ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ना ही आप कंपटीशन को अच्छे से बीट कर सकते हैं। 18 लाख 16 लाख नीट का बच्चा पेपर देता है, जिसमें कि 1 लाख भी सिलेक्ट नहीं होता है। समझ लो 28-30 हज़ार सीट ही है, तो सिलेक्ट कहाँ से होगा, क्योंकि वो उतने फेल होते। भाई वो लोग पढ़ने ही नहीं आते, वो लोग तो बस भीड़ का हिस्सा है। वो बगल वाले शर्मा जी का लड़का तैयारी करता है नीट का, हम भी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, जब तक आप स्टडी को, पढ़ाई को आप अगर जब तक एक अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप उसके साथ अगर बस टाइम पास कर रहे हैं या आप उसको झेल रहे हैं, तो फिर कुछ कल्याण नहीं होने वाला। बस आप पास हो सकते हैं, कहीं अच्छी रैंक नहीं हो सकती, ना आप नीट या IIT में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जाहिर साफ सी बात है। देखो, मैं साफ बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधेरे में नहीं, आप इसको जो है देख लीजिए, 4 दिन में कैसे डॉक्टर बनते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे थंबनेल आपको पड़े होते हैं, ठीक है, 4 दिन में कैसे डॉक्टर बने, 10 दिन में कैसे बने। चमत्कार थोड़ी चल रहा है। जो है 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है, वो तो बन नहीं पा रहा है, तुम 4 मिनट में बना रहे हो, ठीक है। ये है एक सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना, और उनको अपना TRP बढ़ाना, ठीक है, व्यू बढ़ाना, वॉच आवर बढ़ाना, ये सब चीज़ें फालतू की है, ठीक है। तो बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे बच्चा, आप नीट के अगर स्टूडेंट हैं, तो नीट के आप हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नीट की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे आप नीट के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। इससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में सबसे प्रायोरिटी पहली होती है लोगों के MBBS। फिर कभी कभी कुछ सिचुएशन होती नहीं मिलता है, आप जो भी बैकग्राउंड, जो जैसा भी आपकी प्रॉब्लम रही, तो कुछ लोग होते हैं फिर उससे नीचे आना शुरू कर देते हैं, BDS BMS BHMS BUMS, पैरामेडिकल, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग होते हैं जो नीट का पेपर देने के बाद कहते हैं कि भैया फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी केसेस हैं, वो अलग अलग कंडीशन है। आप मेहनत करिए, सीधा नीट से आप डॉक्टर बनेंगे और MBBS डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो नीट के लिए जो मैं बेसिक है, जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं तो मार्केट गए, वहाँ से किताबें उठा ली, ऐसा नहीं करना है। किताबें उठानी है बहुत सिलेक्टिव। ये अच्छा, आप ये एक बात ये बताइए, ये बहुत बेहतर है कि आप एक साल में 50 किताबें पढ़ें, या आप 5 किताबें पढ़ें, उसको 50 बार पढ़ें, तो आपका आंसर होगा सेकंड। यानी आपको 5 किताब पढ़नी है 50 बार, ना कि 50 बार किताब पढ़ें जो उसको आप 5 बार भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है। वो अवॉइड करिए। मार्केट से किताब एकदम बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें, और उसको बहुत नंबर ऑफ टाइम्स में पढ़ना है। कुछ किताबें हैं उन्हीं को पढ़नी है, लगातार पढ़नी है, कई बार पढ़नी है, कई बार फोकस करके पढ़नी है, ठीक है। एक चीज़ जैसे नीट के बारे में क्या होती है, जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूँ, यहाँ इवन केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आजकल पूरा NCERT, टोटल NCERT आती है। क्या आती है? NCERT, क्लास 11th एंड क्लास 12th NCERT। अगर आप जो भी धर्म मान रहे हैं, जो भी खैर यहाँ धर्म की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यही आपका गीता है, यही आपका बाइबिल है, यही आपका कुरान है, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचिए यही सब कुछ है, गीता कुरान बाइबिल जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आप मान रहे हैं, जो भी आप अपने दिल से मान रहे हैं, वो इस नीट को क्रैक करने तक के लिए सिर्फ वही है, वही रामबाण है, वही संजीवनी बूटी, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, NCERT पे फोकस करनी है। और NCERT की मैं कहूँ तो लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन का क्या मतलब होता है सर? लाइन बाय लाइन तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन को समझ के उसका एक एक चीज़ का मतलब तोड़ के, एक एक चीज़ को कैसे वो क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है और आपको कैसे आंसर देना है, ये बहुत अच्छे। देखो लाइन बाय लाइन रट रहने से आपके बायोलॉजी में स्कोर हो सकते हैं 70 क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन आप 85 क्वेश्चन का सपना भूल जाइए। और अगर आप 85 नहीं कर रहे हैं तो आज का जो स्कोर जा रहा है 615, 630, 650, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपका बेस थाम के पकड़ेगा। क्योंकि भाई 350 प्लस अगर मार्क्स 360 का होता है, अगर 320 या 300 प्लस नहीं आता तो फिर आप भूल जाओ, फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत करना पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही है, बायोलॉजी में अच्छे स्कोर लाने, क्योंकि 615 पे ही 2020 में कॉलेज लॉक हो गया था। यहाँ इस बार की जो बात है वो 600 के अराउंड कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका NCERT लाइन बाय लाइन प्लस कंसेप्चुअल NCERT पढ़नी है एक एक लाइन के बारे में। तो वो चिंता आपने मेरे ऊपर छोड़ दो, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा किसका क्या मतलब होता है सब कुछ तोड़ के, ठीक है। परेशान हो, इसीलिए ये सेशन है
फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे, ठीक है। लाइन बाय लाइन तो कहूँ, एक शब्द में कहूँ तो आपको एनसीईआरटी क्या करनी पड़ेगी, पोस्टमार्टम करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे पेशेंट के साथ डॉक्टर क्या करना पड़ता है, कहते हैं ना मरने के बाद पता करते हैं पोस्टमार्टम में जहर खाएं कि कोई लटका दिए कि कुछ हो गया, तो उसी तरह एक एक लाइन को आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की ओनली एनसीईआरटी, वन एंड ओनली बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 पार्ट में आपको पढ़ना है, एक है आपकी 11th की एनसीईआरटी, एक है आपकी 12th की एनसीईआरटी। अब जो 11th की एनसीईआरटी उसमें 22 चैप्टर हैं, कितने हैं, 22 चैप्टर, और इसमें कितने चैप्टर, 16 चैप्टर। ये इसलिए बता रहा हूँ भैया कि अभी इसमें आगे चीज़ें यूज होनी है, क्यों ये बताया जा रहा है। ये 22 चैप्टर, ये 16 चैप्टर, टोटल कितने, 38 चैप्टर। तो जो आज का सेशन है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ये पूरे 38 चैप्टर का सारांश है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को रटने की कोशिश करेंगे और आप फंसते जाएंगे बायोलॉजी में। अगर ये पता है तो आप रटेंगे नहीं, आपने बेसिक चैप्टर पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप उसको जो है 4 ऑप्शन दे के टिक कर देंगे आंसर। ये ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कहते हैं ना, आपकी मैडम ने बचपन में ABCD पढ़ाए, फिर वर्ड्स पढ़ाए, फिर पैराग्राफ पढ़ाए, फिर सेंटेंस पढ़ाए, तब जाके पूरा चैप्टर पढ़ाया उसके लिए। तो ये रही आपकी जनरल सी बात। तो अब हमें क्या करना है, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री यार 90 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अब ये नीट की बुक्स देख ली, अभी आओ आगे देखते क्या है, ठीक है। जैसे ये तो बुक्स रहा, ये चैप्टर्स के बारे में रहा। अब क्यों सर हमें एनसीईआरटी ही क्यों पढ़नी चाहिए, देखो आपका अभी तक का जो पेपर होता था 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन होते थे, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 90 क्वेश्चन बायो, 45 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स और 45 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री। इस बार का जो रहा नीट 2021 का जो रहा वो 100 क्वेश्चन बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, यानी ओवरऑल पेपर 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन का था। 180 क्वेश्चन थे, यानी 200 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको करने 180 ही थे, 20 एलिमिनेट करना 10 में। इसमें जैसे 10 था 5 करने, इसमें भी 5, इसमें 5, तो ओवरऑल क्या था, ठीक है। तो सेलेक्ट करके आपको करना था। इसमें 50 था यानी 5 छोड़ना था, इसमें 100 था तो यानी 10 छोड़ना था, ठीक है। टोटल 200। देखो ये जो स्ट्रेटजी इस बार आई ना, ये लड़कों के लिए और घातक है, पता क्यों, क्योंकि आपको टाइम मिलता है 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट, यानी 3 घंटे ही मिल रहे हैं। और क्वेश्चन कितने हैं, 200 पढ़ेंगे तो ही आप टाइम वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, 180 क्वेश्चन ही रहे। टोटल मार्क्स 720 का होता है, जिसमें कि आपको ओवरऑल 615 प्लस करना ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कुछ भी हो, आपको 615 कैटेगरी या कुछ रिजर्व कोटा जो मिल रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, जनरल 615 प्लस ही आपको लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वो भी किसी छोटे मेडिकल कॉलेज में। अगर आपकी मेडिकल कॉलेज की ड्रीम अलग है, KGMC या आप न्यू दिल्ली एम्स के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपको और बेटर 700 प्लस स्कोर करना होगा। एम्स के लिए 700 प्लस और KGMC के लिए 680 प्लस, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है तो उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। ये रहा आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम मिलता है, ओवरऑल कितने क्वेश्चन होती है, ये रही जनरल सी बात। तो अब सर हमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आता है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी डील कर रहे हैं, तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी आता है, तो हमें एनसीईआरटी ही क्यों पढ़नी है, हमें एनसीईआरटी ही इसलिए पढ़नी है क्योंकि 90 क्वेश्चन में हर साल 88 प्लस क्वेश्चन जो है, या मैं कहूँ 89 या 88 क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही होता है। तो हम यार 90 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के पीछे 10 बुक पढ़ रहे हैं, जिसके पीछे आपका वो 88 क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियली लूज़ हो रहा है। तो आप टाइम को बचाइए, समय बहुत ज़्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बायोलॉजी को बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत ही कंसेप्चुअल। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी रटने वाला नहीं, बायोलॉजी हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आपकी नज़र नहीं पड़ रही, आप सोच नहीं पा रहे, तो वही आपकी गलती है, बायोलॉजी की नहीं। जैसे छोटी सी बात ले लेते हैं, जैसे अगर नेचर के बारे में कहते हैं, भाई आदमी कहता है ना कि हमारे अंदर 2 आँख ही क्यों, 2 आँख ही क्यों, 2 कान ही क्यों, कान को इधर पाया जाना, नथुने के सामने पाया जाना, आँख का ऑर्बिट के अंदर धंसा हुआ पाया जाना, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे भी आपकी गोनैड्स, जो आपके टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, गोनैड्स का 2 अब्डोमिनल कैविटी से नीचे ही क्यों पाया जाना, ठीक है, क्यों 2 लेग्स के बीच में वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ऐसा क्यों पाया जाए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिफाइन कर दी कि हर चीज़ कंसेप्चुअल है, हर चीज़ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। अब इसके बारे में चर्चा करता हूँ, ये आपको थोड़ा उनके लिए दिया ट्रेलर जो कहते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ रटने वाले सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं, रटने वाले में सिर्फ आप 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, 85 प्लस भूल जाइए, ठीक है।
तो 90 क्वेश्चन में 88 प्लस आता है, इसलिए हमको केवल एनसीईआरटी करना और एनसीईआरटी से ही आता है, बस एनसीईआरटी ओवरऑल पढ़ते रहना। वही बात है ना, 10 बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा आपका इसके बारे में ज्ञान। तो अब हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। ये रही नीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी, आप लोग को पूरा पता होगा, ठीक है, और जो भी होगा वो जानकारी आपको बीच बीच मिलते रहेंगी, इसलिए हम लोग क्या फोकस करेंगे इसी पे। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ टर्म हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है साइंटिफिक में। ये कुछ हैं टर्म, जैसे गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक का मतलब जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होगा स्टमक, ठीक है। हेपर, हेपर कहीं भी लगा हो इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है लीवर, ठीक है। और हेपर के बाद आप इंटेरॉन, इंटेरॉन का मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, हेपर का मतलब लीवर, इंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। पल्मोन का मतलब होता है लंग, रेड से ही लिख दें। अब देखो इधर लिखते जा रहा हूँ, पल्मोन का मतलब होता है लंग्स, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, कार्डिया कहीं भी वर्ड लगा हो, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। उधर लिखते हैं, परेशान न होइए, इतना पहले छापिए। पल्मोन का मतलब होता है लंग्स और कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। जैसे आपको भेजते हैं ना, कोई पेशेंट का हार्ट पेशेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी में भर्ती कर दो। तो कार्डियोलॉजी क्या है, कार्डियो फॉर हार्ट। अब कहीं भी आपको लगा कार्डियोमेगैली, अभी कोई डिसऑर्डर लिखा है कार्डियोमेगैली, आप तुरंत पकड़ लेंगे द डिसीज विच इज रिलेटेड टू हार्ट। ऐसी बीमारी जो दिल के से संबंधित है उसे कार्डियोमेगैली या कुछ भी कहते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपना। तो कार्डियक का मतलब कार्डियक का मतलब होता है आपका हार्ट, पल्मोन का मतलब होता है लंग्स, इंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, हिपर का मतलब लीवर, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़, और आगे देखिए, ठीक है। ये रहा अंदर यानी एनाटॉमी। और फिजियो में देखिए ब्लैक ब्लू वाला पेन का, और इसमें क्या है, हिपर ये हो गया। अब देखिए इधर हम लोग चलते हैं, ऑप्थेल्मो कहीं भी लगा रहता है, ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो का मतलब आई। और इधर दूसरा देखिए डोंट, अरे ये वाला डोंट नहीं है, डू नॉट, ये वाला नहीं, ये वाला डोंट, डोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफियोडोंट। क्या होती है थीकोडोंट, सॉकेट के अंदर धंसा हुआ, डाइफियोडोंट मतलब टीथ नंबर ऑफ टाइम 2 बार आते हैं, ठीक है। पॉलीफियोडोंट, बहुत सारे टर्म होते हैं, तो वो डोंट है। वो जब मैं एनिमल फिजियोलॉजी डाइजेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊँगा। डोंट का मतलब होता है टीथ, ठीक है। यहाँ लिखो ऑप्थेल माने आई, डोंट का मतलब होता है टीथ, ठीक है। और आओ, ये सिफेलॉन का मतलब क्या होता है, हेड होता है। क्या, सिफेलॉन, सिफेलॉन वर्ड कहीं भी हो उसका मतलब होता है हेड, क्या होता है हेड, ठीक है। ट्राइकोम वर्ड लगा रहेगा, ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब क्या होता है, आप इसको एक एक नोट करते रहेंगे और आज ही रट लेंगे। फिजियोलॉजी में स्पेशली बहुत यूज होगा, पूरी बायोलॉजी में कहीं भी यूज हो आप तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। ट्राइकोम, ट्राइकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर, जिसमें हेयर की स्टडी करते हैं ट्राइकोलॉजी कहते हैं, ट्राइकोम हेयर। ये रहे आपके कुछ बेसिक टर्म, अभी और बहुत सारे हैं, ठीक है, वो आप लोग लिखिए। देख रहे हो दिख रहा है कि नहीं, ठीक 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 ठीक। अरे यार उधर वाला तो कम दिख रहा है, कोई नहीं, उधर अब इधर शिफ्ट कर देंगे, अब उसको लिखना इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी बात। तो ऑप्थेल्म मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्म जैसे आप भूल जाते हैं ऑप्थेल्म, तो इसमें आई बना दीजिए, आँख जैसा कुछ। तो ऑप्थेल्मोन माने आई, डोंट मतलब टीथ, सिफेलॉन का मतलब होता है हेड, ठीक है। और गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, हिपर लीवर, इंटेरॉन इंटेस्टाइन, पल्मोन लंग, कार्डिया माने हार्ट। ये रहा कुछ, ये बेसिक टर्म हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। और भी 2-3 टर्म हैं, अभी घबराना नहीं, 2-3 टर्म और हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आपका है, अगर पूछा जाए आपसे ब्रैकिया, ब्रैकिया इसका मतलब आर्म होता है, ये हो जाए ब्रैकिया होती, ठीक है। उसके बाद ब्रैकिया, अभी लिख दे रहा हूँ आगे, परेशान नहीं होना, ब्रैकिया। उसके बाद ऑस्टियो, ऑस्टियोलॉजी, स्टिया मतलब बोन, हड्डी, जहाँ भी बात होगी ऑस्टियो, ब्रैकिया। नेज़ो, नेज़ो का मतलब होता है नोज़, ठीक है।
ब्रैकिया, ऑस्टियो, नाइजो। ब्रैकिया का मतलब क्या होगा? आर्म। ऑस्टियो मतलब बोन, नाइजो नोज। ठीक है, एक बहुत प्यारा टर्म है मायो, मायोलॉजी। मायो मतलब मसल, मसल जिसे कहते हैं मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल या मायोमेट्रियम। तो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यानी मायो शब्द क्या है? मसल की लेयर ही है। ठीक है, मसल ही है। तो एक प्रकार के इतने सारे टर्म आपको याद होने ही चाहिए। ये चाहिए तो चाहिए, मतलब इतने टर्म याद होना ही चाहिए। ब्रैकिया, आर्म्स, ओस्टियो, बोन, नाइजो, नोज, मायो मतलब मसल। और जो भी छूट गया होगा मैं लेक्चर के दौरान हमेशा आपको बताता रहूँगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो रहे कुछ बेसिक टर्म जिसको आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब कुछ ऐसे टर्म हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स बन के उस चीज़ का मतलब ही बदल देते हैं। जैसे अच्छा देखो, इसमें तुम्हें कैसे कैसे जो है फ़ायदा होगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें लिखा है पल्मोन मतलब लंग्स था, बताया था। कार्डिया मतलब हार्ट था। जैसे लिखा है, कोई भी लिखा है डिसऑर्डर कार्डियोमिगैली। अब हमें बिल्कुल नहीं पता क्या है ये, क्या डिसऑर्डर है, आपकी किताब में भी नहीं लिखा, मान लो आपने पढ़ा भी नहीं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया। अब आप कैसे बेसिक, कैसे फिलोसफी या बेसिक ऑफ बायोलॉजी लगा क्वेश्चन निकालें? देखो, कार्डिया का मतलब क्या बताया था? हार्ट। मेगा का मतलब होता है बड़ा, बिग। कोई चीज़ अपने साइज से बड़ा या छोटा हो जा रहा है यानी उसमें डिसऑर्डर हो रहा है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर इज नोन एज ए डिसऑर्डर। कोई भी क्रमबद्ध तरीका किसी चीज़ का, उसमें डिस्टर्बेंस ही डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो हार्ट बड़ा हो जाना ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड भर गया किसी प्रकार से भी हो, ड्यू टू एनी हाउ रीजन, ये रीजन पे नहीं जाना। तो क्या कार्डियोमिगैली, तो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन तुरंत खट से आप लगा देंगे। ठीक है, आपको नहीं पता था, आपने कार्डिया मतलब पकड़ा और लगा दिया काम। ठीक है, ओस्टिया मतलब बोन था, उसे ओस्टियो से कोई भी क्वेश्चन आया लगा दिए। मायो से मसल था। पल्मोन, पल्मोन मतलब लंग्स था। पल्मोनाइटिस, अभी देखना बहुत सारे टर्म हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज होकर आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखना, जैसे अब मैं कहूँगा प्रीफिक्स और सफिक्स में, कुछ चीज़ें प्रीफिक्स में लगती हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है शब्द के आगे लग के। ठीक है, उपसर्ग। सफिक्स मतलब प्रत्यय, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है प्रीफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स में एक टर्म होता है प्रो, प्री, चल जा भैया, प्रो, प्री, प्राई, प्रो, प्री, प्राई, प्रो, प्री, प्राई, इसी को पढ़ते हैं पूरा। प्रो, प्री, प्राई, PRY लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। प्रो, प्री, प्राई का मतलब होता है पहले, अग्रिम, बिफोर, पहले, उस चीज़ के पहले। प्रो एंजाइम, एंजाइम से पहले, यानी वो प्रो एंजाइम है तो कहीं ना कहीं इनएक्टिविटी को भी बता रहा है। वो क्या है? इनएक्टिव है। वो चीज़ क्या है? इनएक्टिव। एंजाइम के पहले लग जाएगा तो वो शब्द क्या होगा? इनएक्टिव। और अगर किसी चीज़ के और अदर देन एंजाइम लगता है तो उसका मतलब तो बिफोर। ठीक है, प्रोटोथीरिया जैसे पढ़ते हैं ना, यानी जब यूथीरिया ट्रू मैमल बने उससे पहले के मैमल जो थे, प्रोटोथीरिया, प्रोथीरिया। प्रो, प्री, प्राई, प्री शब्द कुछ कहीं भी लगाओ, प्रो, प्री, प्राई मतलब बिफोर होता है। और एक कहीं जैसे प्रो एंजाइम, प्रो रेनिन कन्वर्ट होता है सेल के प्रेजेंस में रेनिन में। ठीक है, ठीक है। पेप्सिनोजेन, अगर जेन वर्ड लगा है सफिक्स में उसका मतलब भी होता है इनएक्टिव। क्या यहाँ पे इनएक्टिविटी अगर प्रीफिक्स में है तो प्रो लगा है, और अगर लास्ट में सफिक्स में लगा है तो जेन लगा होगा, जेन। पेप्सिनोजेन कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो जेन और प्रो वर्ड इनएक्टिविटी को दिखाते हैं, यानी वो चीज़ इनएक्टिव है उसको एक्टिव उसके एंजाइम के प्रेजेंस में जो है हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये रहा प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में एक वर्ड और है क्लोर, क्लोरीन, क्लोरोफिल, कुछ भी लगा हो। क्लोर का मतलब होता है ग्रीन, क्या होता है? हरा, ग्रीन। क्लोरोफिल पढ़ते हैं, फिल या फिल, PHYLL सफिक्स है। फिल का मतलब पत्ती, कहीं भी फिल या वर्ड लगा होगा उसका मतलब होगा पत्ती। तो फिल वर्ड, क्लोर का मतलब जैसे क्लोरीन, क्लोरोफिल, वो ग्रीन को दर्शाता है। तो ये कुछ कैसे रहे? प्रीफिक्स रहे। प्रीफिक्स मतलब अगर ये बायोलॉजी किसी शब्द में जुड़ जाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको नहीं पता था लेकिन आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब कुछ शब्द होते हैं सफिक्स। सफिक्स का हिंदी में क्या कहते हैं मैंने बताया, इसे कहते हैं उपसर्ग और इसे कहते हैं प्रत्यय। जो शब्द के पीछे लग के उसका नाम बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, सफिक्स कहते हैं। जैसे सफिक्स में देखिए दो चीज़ लगा होगा,
जैसे आप लगा है एज, ASE, अगर एंजाइम में कहीं भी एज लगा हो तो वो उसका क्या है, उसका वो एंजाइम है, क्या है। जैसे माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, ठीक है। वो अलग बात है किस में टूटेगा, लैक्टोज का मतलब लैक्टेज। जैसे माल्टोज टूटता है 2 मोल ग्लूकोज में, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस सुक्रोज अल्फा डिग्लोज और बीटा डिफ्रुक्टोज में, लैक्टोज तो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो ओ एज लग गया, ये अलग बात हो गई। ये सफिक्स में कहीं भी अगर किसी सफिक्स में ब्लास्ट वर्ड लगा, क्या ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब भी होता है क्या, इमैच्योर सेल, और साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल। अगर किसी में लिखा है जैसे एरिथ्रोब्लास्ट, और कहीं कहीं पढ़ते हैं आप लोग एरिथ्रोसाइट लिखा है, देखिए 2 वर्ड ये पूरे आपने देखे होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहा है एरिथ्रोसाइट। ये आपको फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, अगर आप इतने शब्द पकड़ें तो आपका काम हो जाएगा। ब्लास्ट कहीं भी लगा हो, साइट कहीं भी लगा हो, तो ब्लास्ट का मतलब होता है वो इमैच्योर सेल, क्या वो सेल अभी मैच्योर नहीं हुई है, इमैच्योर सेल है। अब ये मैच्योर सेल है, तो ये तो भैया रहा इंग्लिश की बात, अगर सही पूछो तो इसमें बायोलॉजी कुछ है ही नहीं, ये तो इंग्लिश बात हो गई। ब्लास्ट मतलब मैच्योर, मैच्योर से, तो बायोलॉजी का कैसा लौंडा, कैसे एक स्टूडेंट कैसा डिफाइन करेगा ब्लास्ट सब क्या है। भैया कोई भी चीज़ अगर उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है अभी, तो कैसी है, इमैच्योर सेल है। जैसे मान लेते हैं ब्लास्ट का मतलब इमैच्योर, साइट का मतलब मैच्योर। कैसे, मान लीजिए आरबीसी की सेल है, एरिथ्रोब्लास्ट है, और ये अपना फंक्शन करे। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बहुत सारे और भी देखिए, बफर भी, बेसिक बफर, अपने बॉडी का पीएच का बफर भी मेंटेन करते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ बेसिक फंक्शन क्या है, जो बेसिक फंक्शन उसका है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरी करने की इसका बेसिक फंक्शन आरबीसी का है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीसी है मान लीजिए, तो ये ब्लास्ट है, अगर ब्लास्ट है क्या है, इमैच्योर सेल है, तो ये क्या करेगी, अपने फंक्शन को पूरी तरह परफॉर्म नहीं करेगी, यानी इट इज़ अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन सफिशियंटली, या कह सकते हैं जितने बॉडी में जितना आरबीसी ले जाती है उतना रिक्वायर्ड हो। जैसा ऑक्सीजन ऑक्सी है 70% ले जाना जो भी है, तो वो कहे नहीं कर पाएगी, यानी अपने फंक्शन को परफॉर्म। एक सेल जैसे ये है फोटोसिंथेसिस करती है, ये सर इमैच्योर सेल है, तो वो क्या करेगी, अपने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसी यही मतलब होता है इमैच्योरिटी का, ठीक है। ब्लास्ट वर्ड, साइट वर्ड कहीं भी लगा हो। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म हैं, गिर रहा है क्या, कुछ टर्म हैं जिसको आपको देखना होगा। ये हो गया आपके ब्लास्ट, साइट। बायोलॉजी में 4 शब्द हैं, बहुत फेमस है। एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, एक है आपका डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, जो भी लिख लीजिए, वेंट्रल एंड डॉर्सल। ये सब लोग बहुत मिसनॉमर, मतलब बताते तो सही हैं, लेकिन उनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट गलत होता है। जैसे मैं कहूँ वेंट्रल क्या होता है, तो लोग कहेंगे आगे, ये क्या है, वेंट्रल है, पीछे पोजीशन, डॉर्सल। भैया आगे पीछे डिफाइन करने आप गलत कहते, पोजीशन तो आपने सही बताई, भाई आपके लिए आगे है, किसी के रिस्पेक्ट में ये आगे नहीं हो सकती। जैसे ये जो चारों टर्म थे, ये किसके लिए बनाए गए थे, ये बनाए गए थे टेट्रापीडल लोकोमोशन वाले एनिमल के लिए। जो एनिमल 4 पैरों से चलते हैं, कैसे चलते हैं, 4 पैरों से चलते हैं, यानी झुक के चलते हैं, उन्हें कहते हैं टेट्रापीडल। हम लोग कैसे हैं, बाईपीडल, यानी 2 पैर से चलते हैं। हम लोग कैसा लोकोमोशन करते हैं, बाईपीडल। एनिमल, जानवर जो होते हैं वो 4 पैर से चलते हैं। उनके रिस्पेक्ट में शुक्ला जी तो उनके बेसिस पे क्या है, इसके बेसिस पे किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है। आ सकते हैं इधर, भेजिए उनको तत्काल अभी एकदम बहुत अच्छे समझे। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर क्या होता है, वेंट्रल, डॉर्सल क्या होता है, तो वो क्या बताएगा, ये सर आगे वाला आपका वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है। बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर देखो बात यहाँ पे सही है, पूरी तरह से नहीं सही। यही है रट लेना, काम चला लेना, काम नहीं चलाना, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लगाना। मैंने बताया कि ये किसके लिए था, टेट्रापीडल लोकोमोशन के लिए। जैसे मैं अभी समझाता हूँ, ये आपके सर हैं शुक्ला जी, इनसे आप मिलिए, बहुत अच्छे सर हैं। तो सर थोड़ा सा आपको झुकना होगा,
मतलब थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे ये हैं, जैसे ये अभी क्या है इस पोजीशन में, ये 4 पैर वाले जानवर बन गए। कैसे? टेट्रापिडल, यानी 4 पैर से। इनके बेसिस में एंटीरियर पोस्टीरियर जो इनका फेस जो है ये जो ग्राउंड की तरफ टच कर रहा है वो कैसा है? वेंट्रल है। और जो आसमान की तरफ है, जैसे मैं कहूँ गऊ माता है, तो गऊ माता का जो थन है जहाँ से दूध निकाला जाता है वो किधर फेस कर रहा है? नीचे, जमीन की तरफ, तो वो कैसा हुआ? वेंट्रल। और जो ऊपर का है वो डॉर्सल। जो आगे का पोजीशन है वो कैसा? एंटीरियर। ए से एंटीरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, ठीक है, पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर। ये वाला क्या है आपका? डॉर्सल, ये है वेंट्रल, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। अब आप खड़े हो जाइए, देखिए अब ये इनका एंटीरियर, ये वेंट्रल रहा, ये डॉर्सल रहा, ये एंटीरियर रहा, ये पोस्टीरियर। तो अब ये बताओ, तुम जैसे ऐसे बताए कि सामने वाले को सर वेंट्रल कहते, पीछे वाले को डॉर्सल, तो गऊ माता के सामने या पीछे तो बदल गया पूरा, उनका वेंट्रल तो नीचे चला गया, तो आप कहेंगे नीचे के ऊपर। तो इसीलिए टेट्रापिडल लोकोमोशन के लिए जो नीचे फेस कर रहा है ग्राउंड के वो वेंट्रल है, जो इधर है ये वाला फेस कर रहा है वो डॉर्सल है, ऊपर वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। ऐसे समझा जाता है, ये होता है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। काम चला लिए नहीं सर, आगे वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है, अबे तो इसके रिस्पेक्ट में तो फिर आगे पीछे बदल गया तुम्हारा, कैसे रट रहे हो? बायोलॉजी को समझना है, रटना नहीं है। समझ के आप नंबर ला सकते हैं, रट के आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते, 85+ क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये रहा टेट्रापिडल लोको में, जा सकते हैं सर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो ये रहा 4 शब्द आपके एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब जैसे सर को मैंने दिखाया वैसे अब हम लोग ऐसे मान लो ये 4 पैर का जानवर है, इसका मुंह है, ये पीछे का जो है पूंछ वगैरह जो भी है, तो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो आसमान की तरफ है, ये डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है, ये आगे वाला एंटीरियर है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर है। ये रहा पोजीशन आपको डिफाइन करने का। 4 पैर के जानवर में ये चीज़ें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल समझाई जाती है। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक। अब आ जाइए, इंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल पूरी बायोलॉजी में कहीं भी यूज होगा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ और टर्म है आपका 2 वर्ड और हैं, बहुत देखते मिलता है, बॉटनी में मिलता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। बॉटनी में मिलता है, जूलॉजी में भी मिलता है, PO प्रॉक्सिमल एंड सेकंड वन इज ए डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है वो चीज़ जहाँ से अटैच है, यानी अटैच्ड पोर्शन, अटैच्ड पोर्शन। और दूसरा वाला है फ्री इंड, फ्री इंड, फ्री इंड, अटैच्ड पोर्शन, फ्री इंड। अब कैसे समझना है, देखो पी से प्रोक्सिमल, पी से पास, तो जो चीज़ जहाँ से अटैच होगी वो कैसी होगी? पास होगी। डिस्टल माने दूर वाली, यानी वो फ्री इंड है। जैसे कोई ये पंखा है, मान लो कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये पंखा लटक रहा है, इसके 3 ब्लेड हैं, ये क्या है? जहाँ से ये टच है वो प्रॉक्सिमल है, जहाँ से ये बाहर है, यानी इसके ही कंपेयर में ये वाला पोर्शन कैसा है? दूर है, यानी ये इसका क्या हुआ? डिस्टल हुआ, और ये इसका क्या हुआ? प्रॉक्सिमल हुआ। ठीक है, बस ख़त्म हो गया प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो जो चीज़ जहाँ से जुड़ी होती है वो प्रॉक्सिमल होती है, और जो चीज़ जहाँ से दूर होती है वो डिस्टल होती है। अभी देखना, जब बॉटनी में आप पढ़ते तो प्रॉक्सिमल वहाँ, डिस्टल वर्ड वहाँ भी यूज करता है। और जब आप फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियो पढ़ते तो उसमें भी लिखता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ऐसे लिखा रहता है ना PCT, उसका फुल फॉर्म ही होता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं दिख रहा होगा ये PCT, प्रॉक्सिमल यानी कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो मुड़ा हुआ पाइप है उसके पास वाला PCT कहलाएगा, यानी प्रॉक्सिमल। डिस्टल माने दूर, DCT, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का दूर वाला सिरा, यानी फ्री इंड, जो लास्ट में फ्री इंड है। अब दूर वाला पास वाला बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो अटैच पोर्शन है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो फ्री इंड होता है लास्ट को उसे डिस्टल इंड कहते हैं। बस यही खत्म। तो आपकी बायोलॉजी में ये शब्द बहुत यूज होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल वो बता दिया, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये क्या होते हैं, ब्लास्ट और साइड में क्या डिफरेंस होता है ये बताए। ये रहा बेसिक्स। अभी आगे देखिए 2-4 पॉइंट और हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। जैसे मैंने आते ही बताया था कि बायोलॉजी जो लोग कहते हैं सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। रटने वाला कैसे, सिर्फ आप रटने वाला कैसे? मैंने कहा था कि बायोलॉजी हर चीज़ एक्सप्लेन करती है। आँख का 2 पाया जाना, आँख का सामने पाया जाना, नथुने का 2 पाया जाना, कान का 2 पाया जाना और इधर ही पाया जाना, और गोनेड्स को आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाना, 2 पैरों के बीच में ही पाया जाना, और आँख को ऑर्बिट के अंदर धंसा होना, ये सब बायोलॉजी एक्सप्लेन करती। क्यों, कैसे? थंब का अपोजिबल पाया जाना, यानी 4 उंगली को बराबर और अंगूठे को पीछे ही पाया जाना, ये क्यों होता है? ये सारी चीज़ें बायोलॉजी एक्सप्लेन करती। जैसे
एक बात पे नज़र डालते हैं। बायोलॉजी के थोड़ा सा ट्रेलर है कि जो लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट, कितना कंसेप्चुअल है, वो हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करती है। बस आपका बेसिक फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। लिविंग वर्ल्ड में आप लोग पढ़ते हैं ना कि व्हाट इज़ लिविंग एंड वाई दे आर लिविंग, पढ़ते हैं क्यों, क्या है लिविंग और कैसे है लिविंग। तो वो स्पिरिचुअल, वो चलिए अध्यात्म की बात है भाई, क्यों जिंदा हैं आप, हमें यहाँ बेसिक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से सोचना है, कैसे सोचना है। तो जैसे कि कहा गया भैया कि आँख दो क्यों पाई जाती है और सामने क्यों पाई जाती है। जैसे देखो आँख पहले तो हम देखते हैं आँख धंसी क्यों होती है। जैसे जो भी लिप्स वगैरह हैं आपकी सामने हैं, लिप्स सामने हैं, नोज नाक आपकी सामने है, और ये बाल, आँख जो है धंसी क्यों होती है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, आँख धंसी, ऐसे बंद करिए, देखिए ऐसे अपना दोनों हाथ से ऐसे करिए, तो आप क्या हुई, आँख जो है ये आपकी, देखो आप कोई भी चीज़ आप इससे टकराएगी तो आँख जो है ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो है ये रोक रही हैं उसको आपके आँख तक पहुँचने, क्योंकि आँख आपका क्या है, सेंसिटिव है और लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, उनसे पूछे जिनके आँख नहीं होती। तो आँख बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते, तो इसलिए प्रकृति ने, कुदरत ने उसको कहाँ रखा है, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल सॉकेट के अंदर रखा है। देखिए ये, अब आँख दो क्यों पाई जाती है, इसका रीज़न देखिए। जैसे आप एक आँख बंद करिए, ये बंद करिए, इसके बाद यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट देखिए, आँख, ये ऑब्जेक्ट लिया आपने, ये आँख बंद करके देखा, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, अब आप इसको हट छोड़िए, इसको रखिए, छोड़िए, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, ठीक वही बात, अभी अगर नहीं अच्छे समझ में तो आप समझ में आए। जैसे कौवा को आप देखते हैं, उसकी हम लोग के यहाँ क्या सामने पाई जाती है, कौवे के यहाँ क्या होती है साइड में, जैसे ऐसे हेड होता है उसके साइड में यहाँ आँख पाई जाती है, यहाँ ऐसे आँख इधर। तो वो क्या करता है, आप देखते होंगे जब वो रोटी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखता है, तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी ऐसे करके देखने की कोशिश करता है। यानी वो क्या मिला रहा है, वो सॉलिड एंगल मैच कर रहा है। इसीलिए आँख का हमारे फ्रंट में पाया जाना और उसका साइड में पाया जाना, यही डिफरेंस है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जब एवोल्यूशन हो रहा था उसके दौरान ये सारी चीज़ें क्यों डेवलप्ड हो गई, कौवे में साइड में आँख क्यों पाई जा रही है भाई, उसको साइड में क्यों, हम लोग के सामने क्यों है, क्योंकि हम लोग सॉलिड एंगल बना पा रहे हैं। सॉलिड एंगल को मेंटेन करने के लिए आई का सामने होना जरूरी है। कौवा ऐसे रोटी को क्यों बार बार ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि वो सॉलिड एंगल मैच करता है, उसकी आँखें साइड में है, इधर साइड में है और हम लोग की सामने है। इसलिए ये हर बायोलॉजी हर चीज़ एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने कहा नथुने का दो पाया जाना है और नॉस्ट्रिल दो पाई जाती है, आप ऐसे करेंगे, सांस छोड़ेंगे, आप ये पाएंगे कि एक नथुने से ज़्यादा सांस आ रही है, मतलब ज़्यादा हवा आ रही है, और एक से कम आ रही है। 6 घंटे बाद वही बदल जाएगा, जो इससे आ रही है वो उससे नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, इसलिए नॉस्ट्रिल दो पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे कान इधर ही क्यों पाए जाते हैं और दो इधर साइड में क्यों, इसको भी सामने लगा दिया जाता है। तो ये इसलिए होता है कि देखिए आपका जो वाइब्रेशन, साउंड वैक्यूम में नहीं चलती है, साउंड वैक्यूम में नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन या एयर की कमी होती है। हमारे चारों वातावरण में क्या है, एयर है। साउंड एयर के थ्रू ही ट्रेवल करती है, साउंड इज़ अ वेव, ठीक है, वो एयर के थ्रू ही ट्रेवल करती है। तो आपके चारों ओर साउंड है, तो साउंड ऐसे साइड से ना, साउंड तो चारों ओर है, लेकिन वो क्या है, वो बेसिकली इधर है। इसीलिए आपका ये ईयर पिन ना ऐसे बनाया गया कि इट कम्प्लीटली कलेक्ट द वाइब्रेशन और आपको अच्छे से फीलिंग ऑफ सेंसेशन या फीलिंग ऑफ हियरिंग आपको समझ में आए। सेंसेशन तो आई के लिए हो गया, हियरिंग आपके कान के लिए हो गया। तो इसलिए कान साइड में पाए जाते हैं, आँख दो सामने पाई जाती है, आँख इसके अंदर धंसी होती है, नॉस्ट्रिल दो पाए जाते हैं। गोनेड्स ये आपकी रही थोरैसिक कैविटी, ये रही आपकी एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक से जो नीचे वो एब्डोमिनल कैविटी। गोनेड्स का एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाना क्यों होता है। गोनेड्स क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। मेल के अंदर टेस्टिस का पाया जाना, ओवरी का फीमेल के पाया जाना, ये गोनेड्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस इन मेल एंड वेजाइना इन फीमेल। ये लेग्स के बीच में ही क्यों पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी। देखो कोई चीज़ अगर है दो के बीच में है तो वो क्या है, वो वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड है। कैसे, जैसे ये दो मार्कर के बीच में अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो इधर से जर्क लगेगा, इधर से जर्क लगेगा, तो ये बीच वाले को रोक रहा होगा, ठीक है, जर्क लगेगा तो क्या होगा, रोक रहा होगा। इसलिए क्या है, ये सारी चीज़ें वेल प्रोटेक्टेड है, दो लेग के बीच में वेल प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, कभी पानी का बॉटल या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप लेते हैं तो आप कुछ चीज़ कर रहे होते हैं तो उसको अपने पैर में ऐसे करके दबा लेते हैं ताकि वो छलके ना, यानी वो गिरे ना। तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, वो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो गोनेड्स आर वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है,
इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, सिंगल सेल को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए क्या है भैया, प्रजनन की कंटिन्यूटी चाहिए और विदाउट गोनेड्स हाउ इज रिप्रोडक्शन पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये नेचर ने ये सारी चीज़ें बताई। और मेल के लिए तो भाई आप लोग देखते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए पाया जाता है एब्डोमिनल के बाहर, क्योंकि उसका टेस्टिस का टेम्परेचर भी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रेगुलेट करना होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मैं तो कहूँगी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्लस स्टोरेज ऑफ स्पर्म, सबके लिए जो है लो डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो ये रहा, ये बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि बायोलॉजी में हर चीज़ रटना होता है, ठीक है। 2-4 पॉइंट बताएं, बायोलॉजी के पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही बताया जाएगा कहाँ आपको क्या चीज़ सोचना है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, बेसिक पूरी पढ़ी, पूरी साइंस मैंने पढ़ा है, साइंस कैसे सोचना है आपको। हाँ, 1-2 गोल्डन पॉइंट्स आप यहाँ लिखिएगा, फिर मैं रिवाइज कराता हूँ। 2 गोल्डन पॉइंट्स लिखिएगा। एनसीईआरटी का ये नियम है, ये पूरी बायोलॉजी का नियम है। गोल्डन पॉइंट्स क्या क्या हैं? गोल्डन पॉइंट्स ये हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, अभी समझा रहा हूँ, वांट्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। दुनिया या जीवन, पूरी पृथ्वी, पूरे प्लैनेट का एक एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है और बच्चे पैदा करना चाहता है। मैं तो अपने शब्दों में कहूँ तो भोजन और भजन, भोजन किया, भजन मतलब बच्चे पैदा करना, भोजन और भजन ही अपना जीवन का उद्देश्य है, ये बायोलॉजी कहती है। तो फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं यार, वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड है, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से सोचो, ठीक है। भोजन और भजन करना ही इस दुनिया में, मतलब कुदरत ने आपको भेजा है, आप सर्वाइव करिए। डार्विन कहते हैं अपनी थियरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी फिटेस्ट का सर्वाइवल कैसे होगा, जो अच्छे से सर्वाइव कर लेगा और रिप्रोड्यूस कर लेगा। भाई सर्वाइवल रिप्रोडक्शन के विदाउट पॉसिबल कैसे, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है। वही ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यही है आपकी डार्विन की थियरी, यही है गोल्डन पॉइंट। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, यहाँ दुनिया में जो भी आया है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ो लिखो नहीं, ऐसा नहीं करो वैसा करना, वहाँ से मत जोड़ देना, ठीक है, ये बात नहीं, ठीक है। दूसरा गोल्डन पॉइंट है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सेव, दूसरे पॉइंट से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, अगर नहीं दिख रहा है तो इसी चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, वांट्स टू, यहाँ से चेंज कर देना, वो लिख लिया, वांट्स टू सेव एनर्जी, या कह सकते हैं आप वांट्स टू सेव वाटर एंड एनर्जी, वाटर एंड एनर्जी। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म पानी और एनर्जी को बचाना चाहता है। भाई कौन एनर्जी लॉस करना चाहता है, एनर्जी लॉस करता है तो सोचता है क्या बेनिफिट है। मैं यहाँ पर एनर्जी लॉस करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। वांट्स टू सेव वाटर एंड एनर्जी, हर आदमी, हर जीव, हर जंतु, हर पौधे भी इवन पौधे प्लांट, वो भी, उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्यों नहीं भाई, आप तो पढ़ें, सब कुछ जानते हैं। तो 2 गोल्डन पॉइंट्स है बायोलॉजी की, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सेव वाटर एंड एनर्जी, ये रही बात आपकी, ठीक है। कहीं कहीं आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं और पढ़ते पढ़ते ये सोचते हैं कि यार सर ये स्पेलिंग जो है किसी चीज़ की कुछ और लिखा है और उसमें कुछ और लिखा है, जैसे कैसे। देखिए हम लोग 2 तरह के इंग्लिश पढ़ते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश, क्या अमेरिकन इंग्लिश, एक पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, एक पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश। जैसे मैं कहूँ तो कहीं कहीं कलर की स्पेलिंग देखते होंगे, COLOUR लिखा रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा COLOR। कंप्यूटर में जो वर्ड यूज होता है COLOR होता है। तो इसको लेके घबराना नहीं है, ठीक है, कि स्पेलिंग चेंज हो गई। कलर ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का झोल है, इसलिए कलर। कहीं कहीं लीटर LITER लिखा रहता है, कहीं कहीं LITRE लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं एनीमिया ANEMIA लिखा रहता है, कहीं कहीं इसका ANIMA लिखा रहता है, ANIMIA लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है फीटस का FOETUS और इसका लिखा रहता है FOTES
फीटस। तो क्या चीज़ें हैं ये सारी जो स्पेलिंग आपके डिफर कर रही हैं वो ड्यू टू ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो आपको घबराना नहीं, कहीं भी इंग्लिश मिले कलर साइंस के लिए सब सही है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस होता है। कहीं आप लिटरेचर पढ़ते तो उसकी स्पेलिंग पढ़ते COLUR, अब बायोलॉजी में आपने पढ़ा COLOR, तो आपके मन में आना चाहिए क्यों ऐसा होता है, तो वो इसी कारण होता है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश अलग अलग होती हैं। तो ये रही आपकी ये बातें, ठीक है। तो जब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसके बाद आप जैसे मूव करेंगे फिजियोलॉजी की तरफ, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कुछ भी, जैसे आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम पहला चैप्टर है, दूसरा है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद है आपका सर्कुलेटिव एक्सक्रीटरी लोकोमोशन दिया हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है चैप्टर का नाम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर दिया हुआ है आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, यानी आपका नर्वस सिस्टम, और लास्ट वाला आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भैया ये बार बार लगा रहे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले ये तो बताओ सिस्टम क्या है। तुम्हें यही नहीं पता होगा सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम SYSTEM, सिस्टम क्या होती हैं, सिस्टम क्या होती हैं। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से अधिक चीज़ें जब मिलकर सामंजस्य बनाती हैं, कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करती हैं, टू आर मोर देन टू थिंग्स कम क्लोजर एंड कंबाइन। देखो दो या दो से अधिक चीज़ें मिलती हैं आपस में, ठीक है, मिलती हैं और आपस में सामंजस्य रखती हैं और उससे वो कार्य को करती हैं, जो भी एक उनका बेसिक फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये बात तो यहाँ रही। फिजिक्स की NCERT और बहुत बेहतर लिखती है। देखिए जैसे ये तो रही दो या दो से चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके किसी कार्य को फंक्शन करती हैं, उसे सिस्टम कहते हैं। ये ठीक, जैसे ये चीज़ है, 3 है, ये मिल के क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो फिजिक्स की NCERT वो और अच्छी लिखती है। इफ़ एनी ऑफ देम, अगर इसमें से किसी को बाहर निकाल दे रहे हैं तो आपका सिस्टम अफेक्टेड होना चाहिए, दैट सिस्टम मस्ट बी अफेक्टेड, उसको अफेक्टेड होना ही चाहिए, तभी वो सिस्टम का पार्ट है, तभी वो सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ये बात करिया ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में। तो कैसे आप सोचेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पंखा लटका हुआ है, क्या है, पंखा है, बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, डायग्राम पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। फैन है, फैन यहाँ से लटका हुआ है सीलिंग से, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मोटर भी लगी, यहाँ ब्लेड भी लगी, यहाँ वायर आई होगी, वायर, मोटर, ब्लेड, बहुत सारी चीज़ें, कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, कैपेसिटर भी इसके अंदर लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ निकाल देते हैं तो ये सिस्टम नहीं रह जाएगा। जैसे बोलो, जैसे आपने ये ब्लेड निकाल दी, हवा नहीं देगा, पंखा क्यों लटका है बे। वायर हटा दिए, इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं आई, चलेगा ही नहीं। कैपेसिटर हटा दिए, चलेगा नहीं, ठीक है। वायर हटा दिए, चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये निकाल दिए, पूरा निकाल दिए तो पंखा क्यों लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम का पार्ट है और वो उस चीज़ को रन करा रहे हैं, उसका बेसिक फंक्शन, जैसे पंखे का फंक्शन है हवा देना, तो उसके लिए चलाया जा रहा है। तो ये रहा सिस्टम। तो अब बार बार आप हमेशा रटते ये मत बोलना कि सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे वो मिल के सारे एक किसी पाचन तंत्र का वर्क कर रहे हैं, यानी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भोजन को जैसे ही खाते हो वैसे ही वो यूज नहीं होता। दे हैव टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस इन ऑब्जर्वेबल फॉर्म, या बॉडी के अंदर वो ऑब्जर्व, भाई आपके अंदर ऑब्जॉर्व होनी चाहिए, ऑब्जॉर्व नहीं होगी तो कैसे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, कैसे आपको उससे एनर्जी मिलेगी। तो वो सिस्टम है, कई सारे ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उसमें कोई एक निकाल ले तो सिस्टम अफेक्टेड होना चाहिए। आप उसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर आपस में सामंजस्य बनाती है और फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर उनमें से किसी भी एक चीज़ को निकाल दिया जाए तो वो फंक्शन अफेक्टेड होना चाहिए। ये रहा सिस्टम। तो सिस्टम जो परेशान रहते वो ये बता दिए। मुझे लगता है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं आपको 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर समराइज़ करता हूँ, ठीक है, कंप्रेस करता हूँ। जैसे अब मैं आते ही आपको सबसे पहले पढ़ाया कि साइंस क्या होता है। तो व्हाट इज साइंस, आपने बताया कि सर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज़ नोन एज साइंस, या ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर इज़ नोन एज साइंस। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑर्गेनाइज स्टडी करते हैं नेचर की तो साइंस कहते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, विविध ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। साइंस भाषा किस शब्द से आया, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है साइंटिया टू नो या नॉलेज। जैसे विज्ञान में भी ज्ञान शब्द नॉलेज से ही है, और विविध या विशिष्ट ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये रहा साइंस के दो भाग थे में बेसिकली, एक था बायोलॉजिकल, एक था फिजिकल या फंडामेंटल। बायोलॉजिकल के अंदर बायोलॉजी आई, बाकी फिजिकल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब आ गई। बायोलॉजी क्या थे सर? स्टडी ऑफ लिविंग, किसी भी सजीव, देखो जीव नहीं सजीव, क्योंकि भैया पौधा भी सजीव है, जीव भी सजीव है, लेकिन अगर जीव बोल दिए तो आप जूलॉजी में चले गए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज अ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट, पूरा स्टडी ऑफ लिविंग, एनिमल प्लांट कुछ मत बोलो, स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज अ आपकी बायोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज अ फिजिकल साइंस। फिजिकल में आ गई, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप कहेंगे वो डिफाइन किया हो जाएगा। बायोलॉजी के हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, तो उसके लिए स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल, उन्हें कहते हैं जूलॉजी, एंड इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट इज नोन एज अ बॉटनी। हर्ब, श्रब, ट्री सब आएंगे बॉटनी के अंदर। जूलॉजी के अंदर फिर आए पूरा, मैंने बताया फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, गैलीली को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरिस्टोटल को, फादर ऑफ जूलॉजी को कहते हैं अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस थे। इधर आ गए आप फिजिक्स में, फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर बताया जाता है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के लेवोसियर हैं और मैथमेटिक्स के आपके हैं आर्किमिडीज, ये सारी चीज़ें लिखा दी थी। फिर उसके बाद हमने मेन लेक्चर शुरू किया था, मैंने नीट के बारे में बताया कैसे बेसिक फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोलॉजी को समझ के पढ़ना है, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन उसको पोस्टमार्टम करके पढ़ना है। और आपको अगर आप कहते क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको कराऊंगा। और अगर आप पूछ रहे हैं तो एमसीक्यू कौन सा करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको करना है। ये रहा मैंने बताया ये साइंस के बारे में, ये और वाला हर बंदे को इतनी पता होना चाहिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, मैथ का हो। अब आते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें बेसिक पढ़ी, जूलॉजी, बॉटनी का होती है, कौन किसके जनक है, वो अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आप बायोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में बेसिक ऑफ बायोलॉजी पढ़ें। किसी चीज़ के टर्म से हम उसके नाम को डिफाइन करते हैं, जैसे ऑस्टियो माने बोन, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, मायो मतलब मसल होता है, कार्डिया माने हार्ट होता है, पल्मोन माने लंग होता है, सिफाइलॉन का मतलब होता है हेड होता है, और आपकी ब्रैकिया माने आर्म होता है, इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, और गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। ठीक है, ये सारी, पल्मोन का मतलब होता है लंग्स, ऑस्टियो का मतलब बोन, मायो का मतलब होता है मसल। तो ये सारी चीज़ें बेसिक टर्म पकड़ के उसका काम लगा दी। हाँ, एक चीज़ छूट गया, सफिक्स में एक चीज़ था आइटिस, देखो बहुत बड़ी चीज़ छूट रही। आइटिस इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, इन्फ्लामेशन। और एक होता है इयासिस, IASIS, इयासिस किसका मतलब होता है डिसऑर्डर। इन्फ्लामेशन कैसे पहचानेंगे, किस चीज़ के सूजन है? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, पल्मोनाइटिस, पल्मोन इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस, ब्रेन के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर 3 कवरिंग होते, देखो डैप, डूरामेटर, एरेग्नॉइड, पायामेटर, नीचे चलेंगे पायामेटर, एरेग्नॉइड, डूरामेटर। ठीक है, ये 3 मेनिंजिस होते हैं। इसके अंदर अगर किसी भी बैक्टीरियल वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन, मेनिंजाइटिस। ब्रोंकियो में ब्रोंकाइटिस, आपको कुछ नहीं पता, आइटिस शब्द पता है, ITIS, बस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के सर 5 लक्षण होते हैं, रूबर, कॉलर, डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शनलेस। ये रूबर, कॉलर, डॉलर क्या है? रूबर रेडनेस, कॉलर हीट, कैलोरी हीट के लिए रूबर रेडनेस, कॉलर हीट, रोबर कलर डॉलर, वो एरिया क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ फंक्शनलिस, वो कुछ क्षण के लिए जो है, परमानेंटली नहीं, कुछ क्षण के लिए अपने फंक्शन को खो देगा। तो इन्फ्लेमेशन के 4-5 लक्षण है, रोबर कलर डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शनलिस, ये हो गया। इसके बाद इयासिस का मतलब होता है डिसऑर्डर, जैसे अमीबियोसिस, एस्कैरियोसिस, क्या अमीबियोसिस, इयासिस वर्ड लगा है, एस्कैरियोसिस, एस्कैरिस से होने वाला डिसऑर्डर अमीबियोसिस। मैंने बताया था डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर, क्रमबद्ध तरीके से कुछ डिसऑर्डर होना डिसऑर्डर कहलाता है। ये रहा आपकी प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स में मैंने बताया था बहुत सारे प्रो प्री प्राई लगा हो, क्लोर वर्ड लगा, उसका मतलब होता है ग्रीन होता है। प्रो प्री प्राई मतलब पहले, अग्रिम, या आप कह सकते हैं वो चीज़ अगर एंजाइम के साथ लगी तो वो इनएक्टिव है। जेन वर्ड लगा है एंजाइम के पीछे, सफिक्स में वो भी इनएक्टिव है। फिर सफिक्स में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। इसके बाद ये ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आपको एंटीरियर वेंट्रल डोर्सल, हम लोग के रिस्पेक्ट में अगर हम नीचे जाते हैं, ये हमारा वेंट्रल है, पीछे वो आसमान की तरफ जो है डोर्सल है, ये एंटीरियर है, और नीचे वाला पोस्टीरियर है। प्रोक्सिमल, डिस्टल, प्रोक्सिमल वर्ड और डिस्टल। प्रोक्सिमल जो चीज़ें से जुड़ा होता है उसे प्रोक्सिमल कहते हैं, जो फ्री इंड होता है उसे डिस्टल कहते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल, डिस्टल बता दिए, ये सारी चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद इंग्लिश वर्ड में क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट होती, कभी कभी कलर की स्पेलिंग और कलर की स्पेलिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई। फिर पूरे आपके सिस्टम क्या होते हैं वो बताएं। सिस्टम को निकाल देने पर वो काम नहीं करेगा, यानी वो दैट सिस्टम मस्ट बी अफेक्टेड बाय रिमूविंग दैट पार्ट। ये रहा सिस्टम के डेफिनेशन, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सीटरी, पढ़ते रहते हो आप पूरा सिस्टम। तो पूरी 11th एनसीईआरटी की जो फिजियोलॉजी उसके लिए तो जान है, लेकिन पूरी बायोलॉजी में आप यूज करेंगे बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को करूँगा एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसका बेसिक मैथमेटिक आप थंबनेल में पढ़े होंगे क्या, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी या जीरो टू इन्फिनिटी, अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये आपकी जर्नी जो आज की है वो जीरो की है, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम से पहले इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा। मैं ही नहीं, मेरी पूरी उत्सव टीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके लिए आपके लिए तत्पर है, यानी पूरा आपका कंप्लीट पैकेज नीट के लिए। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफलाइन बैच इस समय 27 तारीख से रन कर रहा है। ये इस बात को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही, और उससे ज़्यादा आज इस बात को बताने में खुशी हो रही है कि मैं ऑनलाइन भी, मेरी टीम जैसे आपको जो वादा किया था कि हम ऑनलाइन भी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। तो सारे टीचर, सराफत सर फॉर केमिस्ट्री, आपके अजीत तिवारी बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली फॉर मैथमेटिक्स, गोविंद तिवारी सर फॉर मैथमेटिक्स, उमेश पाल सर फॉर फिजिक्स एंड माई सेल्फ शुभम अवस्थी फॉर बायोलॉजी एंड शिवम पांडे सर फॉर बायोलॉजी, हम आपके लिए जुड़े हैं। और आपका प्यार बना रहे, आपका स्नेह बना रहे, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। पूरा पेपर डिस्कशन कराया था लास्ट में, जिसने नहीं देखा देख लेना। मेरे लेक्चर से जो आए थे मैंने उसको अपने पर्सनल अकाउंट में पर्सनल उसमें शेयर कर दिया था स्क्रीनशॉट करके, कि जो जो पढ़ाए वो आया, वो आता रहेगा। और केमिस्ट्री का क्लास भी कुछ जो आप कहेंगे वो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।